जल्दी से जुड़ जाओ सारे बच्चे, क्लास शुरू करने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 11 है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose square is 290। शायद हमने ये क्वेश्चन, जैसे आप लगातार कोई ऑड नंबर लेते हो तो 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 7 8 आते हैं, तो दो लगातार आने वाले जो ऑड नंबर हैं उनके बीच कितना गैप होता है? 2 का गैप होता है। इसका मतलब ये कहें कि अगर हम पिछले नंबर में 2 ऐड करें तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव हमें ऑड नंबर मिलता है। तो हम मान लें कि एक ऑड नंबर x है, दूसरा x + 2 होगा, ये श्योर है। अगर एक नंबर x है तो उससे जस्ट नेक्स्ट आने वाला नंबर कौन सा होगा? x + 2। ठीक है बेटा, तो ये नंबर x + 2 होगा। अब इसमें बोला है कि सम ऑफ whose स्क्वायर, इन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम। तो फर्स्ट वाला नंबर है x, उसका स्क्वायर, सेकंड वाला नंबर है x + 2, इसका स्क्वायर, उन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए, वो होना चाहिए 290 के इक्वल। तो देखो बेटा, इनका स्क्वायर सब वही आएगी, ये कैटेगरी बेटा नेटवर्क की बात करो, कैटेगरी ना आ जाएगी, रुक जाओ। x² प्लस, अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आएगा x² + 4x + 4 = 290। ये आ गया बेटा। यहां तक करने के बाद अब इसमें आगे देखते हैं, 2x² हो गया प्लस 4x हो गया, वो इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस का ये आ गया 286। इतना सबको आया समझ में? अब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो x² + 2x - 143 = 0। तो ये आपके पास आ गया 143। अब इसका मल्टीप्लाई करें, ये इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 13 and 11, x² + 13x - 11x - 143। आगे शायद आपको समझ में आ गया होगा। x कॉमन लेंगे तो x + 13 आएगा, -11 लेंगे तो x + 13 आएगा, और यहाँ से हमें जो रिजल्ट मिलेंगे, एक तो वैल्यू मिली x = -13, एक मिला x = 11। तो यहाँ से बेटा तो ध्यान रखना कि जो x = -13 मिला है ये हम नहीं लेंगे, ये हम लेंगे। क्यों? क्वेश्चन में कहा है क्या? हमें केवल और केवल पॉजिटिव की बात करनी है, तो ये तो क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। नेगेटिव वाले को छोड़ दो, पॉजिटिव आपका आंसर। तो x = आ गया 11, देन नेक्स्ट नंबर इज 13। आगे समझ में? ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट। बेटा किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बोल, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बोल देना बेटा। तो बेटा आप आ जाओ, 11 नंबर एग्जाम्पल हमने कवर कर लिया है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 और 13 हमने कर लिया था पहले ही, 13 14 दोनों कर लिए। वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 12 का अगर बुक है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। मैं लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसमें 5 लाइन का तो क्वेश्चन है, लिखूंगा तो नहीं बोर्ड पे। अरे बेटा ये अंकित यादव, सर इन माइंड x is -11। बेटा -11 नहीं है, वो
वो x माइनस 11 है। फैक्टराइज करके वैल्यू निकालना नहीं सीखा आपने। आपके पास दो फैक्टर आएंगे, एक फैक्टर आएगा x प्लस 13 आएगा, दूसरा फैक्टर आएगा x माइनस 11 इक्वल टू 0 है। एक बार पहले फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस 13 और फिर हम दूसरे फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू आएगा 11। ऐसे आता है बेटा, कहाँ माइनस 11 के चक्कर में पड़ जाता है। इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, माइनस 11 के चक्कर में फंस गया। एग्जांपल नंबर 12, मैं बोलूं एग्जांपल, अगर आपके पास बुक है सामने तो खोलो उसको, ठीक है। देखो इसमें लिखा है ए रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन्ड whose breadth is 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। एक लाइन ये है स्टेटमेंट। 1799 सस्ता वाला है, अच्छा वाला है तो 28 के आसपास होता है, 2800 के आसपास। आधे में काम चला लिया, ऐसे आएगा फिर आधे पैसे बने। बेटा इसमें दिया है ए रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन्ड whose breadth is 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन किया गया है। क्या बोला है क्वेश्चन में, एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन किया हुआ है। तो जो रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन किया हुआ है उस रेक्टेंगुलर पार्क के बारे में इसने बोला है कि उसकी जो ब्रेथ है वो 3 मीटर कम है, इससे लेंथ से। तो मान लो ये रेक्टेंगुलर पार्क है, अब ये इसकी लेंथ मान लेते हैं और ये मान लेते हैं ब्रेथ। क्वेश्चन में बोला है उसने कि जो उसकी ब्रेथ है वो 3 मीटर कम है, किससे, लेंथ से। लेंथ से 3 मीटर छोटी है ब्रेथ। अगर हम लेंथ इसकी x मानते हैं तो ब्रेथ इससे 3 मीटर छोटी माननी पड़ेगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आया बेटा समझ में? क्वेश्चन में एक लाइन बोली है, उसने ये कहा है एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी लेंथ है, ब्रेथ है। आपको केवल ये बता, उसने ये बोला है कि जो उसकी ब्रेथ है वो 3 मीटर कम है, किससे, लेंथ से। तो लेंथ से अगर 3 मीटर कम है, अब देखो बेटा, अब आगे क्या कहा है इसने, बुक है तो देखो, दिख रहा आपको बुक में, देखो मेरी शक्ल देख रहे हो, क्वेश्चन तो पढ़ते ही नहीं हो, समझ में कहां से आएगा। एक बार बुक में देख लो क्वेश्चन, उसमें लिखा हुआ है इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ ए पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इट्स बेस of as base as the breadth of the rectangular park and altitude 12 meter, find its length and breadth। देखो इसमें क्या बोला है, समझो इसको। its area is to be 4 square meter more than, इसका जो एरिया है वो 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है, किससे ज्यादा है बेटा, वो देखो, एरिया ऑफ द पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो कहां बनाया है, ब्रेथ पे बनाया है। अच्छे से समझना एक एक चीज। मैं एक लाइन लिख के उसमें उसके साथ में उसकी इक्वेशन लिख रहा हूं, बस ये ध्यान रखना। इट्स एरिया, तो जो हमें रेक्टेंगुलर पार्क दे रखा है इसका एरिया, देखो वो एरिया किसके इक्वल है, इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर मीटर मोर देन, तो ये पार्क का एरिया है रेक्टेंगुलर वाला, इसका जो एरिया है वो 4 मीटर ज्यादा है। 4 मीटर किससे ज्यादा है, अब इसकी आगे की लाइन देखो, 4 मीटर मोर देन एरिया ऑफ ए पार्क, एक दूसरे पार्क के एरिया से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 4 मीटर। और दूसरा पार्क कहां बना है वो बाद में दिया हुआ है, तो 4 मीटर एरिया ऑफ अदर पार्क लिख देता हूं मैं, ये कोई दूसरा पार्क है। क्वेश्चन समझ लो, जो पार्क रेक्टेंगुलर है इसका जो एरिया है
इस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया 4 मीटर ज्यादा है, किससे ज्यादा है, किसी दूसरे पार्क के एरिया से। दूसरा पार्क है कहाँ और उसका एरिया कितना है, बस ये हमें देखना है। देखो दूसरा पार्क का है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है। सेकंड पार्क, ए पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन ए शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो दूसरा पार्क है उसकी शेप है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की, और वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहाँ बना हुआ है, विद इट्स बेस एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। मतलब जो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओगे उसका बेस, ये लो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, सपोज दैट इधर देखो ये हो गया, तो अगर इसकी ये दो साइड इक्वल है, यहाँ तो दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, इधर बना देता हूँ। ये कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी अगर ये दो साइड इक्वल है तो ये नीचे वाला इसका बेस होता है। आ गया समझ में? तो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला पार्क बना है वो बना है इस रेक्टेंगुलर के ब्रेथ के ऊपर। ध्यान दो, एक बार फिर समझा देंगे आपको पूरा, इधर बना देता हूं। ये इसकी ब्रेथ है, ये दोनों साइड बराबर, क्वेश्चन समझ लो बेटा। और इसमें इसका एल्टीट्यूड भी दे रखा है आपको 12। एक बार वापस देख लो, हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है जिसकी जो लेंथ है और ब्रेथ है उसमें क्या रिलेशन है कि ब्रेथ लेंथ से 3 मीटर कम है। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन बात कर रहे हैं वो एरिया निकालने के लिए कि जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका एरिया 4 मीटर ज्यादा है। तो रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है वो 4 मीटर ज्यादा है। किससे ज्यादा है? किसी दूसरे पार्क के एरिया से। कोई दूसरा पार्क है उसका एरिया से 4 मीटर ज्यादा है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरा पार्क कहाँ है, उसका एरिया कितना है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है। ये दूसरा पार्क बना हुआ है वो बना है, ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर है इसके ब्रेथ के ऊपर, एक तो इसकी लेंथ है, ब्रेथ है, तो ब्रेथ के ऊपर दूसरा पार्क बना हुआ है। तो ब्रेथ को बेस मानते हुए हमने आइसोसेलेस पार्क बना दिया। इतना आ गया। आइसोसेलेस जो पार्क बनाया है इसका एरिया बताओ पहले। ये जो आइसोसेलेस पार्क है मैं ऐसे बना, ये आपके पास आइसोसेलेस पार्क है, इसका जो एरिया निकालेंगे वो आएगा। देखो बेटा ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस तो ये आपने x माइनस 3 मान रखा है, बेस इंटू हाइट, हाइट आपकी 12 है, ये आपकी हाइट है। इतना आ गया आपको समझ में। इसके बाद में इसका एरिया आपने निकाल लिया। अब देखो बेटा, अब ध्यान से समझना, बस इसके बाद लास्ट स्टेप है। रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है एक बार क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद पूछ लेना। रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ L कितना है, x है, और ब्रेथ कितनी है, x माइनस 3। तो ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया, इज इक्वल्स टू 4 प्लस एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला पार्ट। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कितना था, यहां से निकालेंगे तो 2 से ये कट गया, 6 आ गया, 6 into x माइनस 3। इतना आ गया। अब हमने दोनों पार्क का जो एरिया है उसको रिलेट कर दिया है। बेटा यहां से क्या आएगा, यहां से आ गया आपके पास में x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 6x माइनस 18। इतना आ गया आपको चौक समझ में। सबको एक साइड ले आओ, सबको एक साइड लेके आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x माइनस 4 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। देन x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपके पास में। अब इसके फैक्टर करेंगे
तो फैक्टर आपके पास क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी 7 और 2। देखो क्या आएगी, यहाँ तो दिख रहा हो आपको, यहाँ तो दिख रहा है ना सब बच्चों को। यहाँ से आएगा आपके पास x कॉमन लेंगे तो ये आएगा x माइनस 7 माइनस 2 कॉमन लेंगे x माइनस 7। तो यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक फैक्टर तो आया x माइनस 7, दूसरा फैक्टर आ गया x माइनस, देन x इज इक्वल्स टू 7 एंड x इज इक्वल्स टू 2। x इज इक्वल्स टू 7 आपका आंसर हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। x इक्वल्स टू 7 आंसर कैसे आएगा, ये 2 क्यों नहीं ले रहे हम, क्योंकि यहाँ अगर x की वैल्यू 2 लेंगे, x माइनस 3 माइनस में चला जाएगा और कोई भी लेंथ नेगेटिव नहीं होती है। लेंथ को हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए हम बड़ी वाली वैल्यू लेंगे, तो ये x 7 आ गया और ये आ जाएगा आपका, लास्ट रिजल्ट आएगा ये आ गया 7 और ये आ गया 4। ठीक है, अब जिसको दिख रहा है वो लिख लो, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, बाद में बता देंगे उसको। बेटा नोट कर लो जिसको दिख रहा है। इसीलिए नहीं दिख हमारे पास ये लो, ये क्या है, ये है, सारे बच्चे इधर ध्यान दो, स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब जानते हो, पानी बहता रहता है ना, तो पानी की जो धारा होती है, जल धारा, उसको स्ट्रीम ही बोलते हैं हम, लहरें, जो भी आप बोलो, पानी की स्पीड। और एक यहाँ मोटर बोट चल रही है, ऐसे मान लीजिए, ऐसे तो चलती है मोटर बोट, बाकी आप ऐसे कुछ भी लगा रहे हैं जो ये एक मोटर बोट। अब ध्यान दो, इधर काम की चीज क्या है समझने की, अगर मान लो मोटर बोट इधर जा रही है और पानी भी इधर जा रहा है, मोटर बोट उधर जा रही है, पानी भी उधर जा रहा है, तो मोटर बोट की जो स्पीड होगी वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, अपने आप बढ़ जाएगी वो तो, क्योंकि इसमें पानी की स्पीड ऐड हो जाएगी। ठीक है बेटा, और अगर मोटर बोट पानी की स्पीड से अपोजिट साइड चलती है, अपोजिट साइड चलती है, उस केस में उसकी स्पीड कम हो जाएगी मोटर बोट की। तो क्वेश्चन में कहा है कि मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर, इसकी तो स्पीड क्या है 18 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी स्पीड आपको पता नहीं है, तो ये हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। पानी की अपनी खुद की स्पीड x है, मोटर बोट की अपनी खुद की स्पीड 18 है। कब, जब इसको पानी से मतलब, पानी चल ही नहीं रहा, स्ट्रीम है वो फिक्स है, वो नहीं चल रही, मोटर बोट जिस स्पीड से चलेगी उतनी ही चलेगी, ना तो कम होगी ना ज्यादा होगी पानी की वजह से। ये ऐसा क्वेश्चन में कहा है कि ये उसकी एक्चुअल स्पीड है, और वो कम ज्यादा होगी वो डिपेंड करेगा पानी की स्पीड पे, लेकिन जब पानी फिक्स है, एकदम स्टेबल है, उस केस में मोटर बोट की स्पीड कितनी है 18 है। अब हम मान लेते हैं कि पानी की कोई स्पीड है वो x है। अब डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा, देखो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होते हैं, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में दोनों साइड साथ साथ होते हैं, मतलब मोटर बोट इधर पानी भी इधर, अप स्ट्रीम में मोटर बोट इधर पानी इधर। चलो रेड से बना देते हैं। अब आप समझ गए होंगे, डाउन स्ट्रीम में दोनों डायरेक्शन एक साथ होती है, स्पीड बढ़ती है, अप स्ट्रीम में दोनों डायरेक्शन अपोजिट होती है तो स्पीड कम होती है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा है,
क्वेश्चन में ये कहा है कि इस स्पीड से चलती है 1 घंटे। A motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. वो सेम स्पॉट पे वापस आने के लिए 1 घंटा ज्यादा लेती है। देखो बेटा, मान लो कि कहीं से कहा था मोटरबोट चल रही है, एक बार अपस्ट्रीम चलती है, एक बार डाउनस्ट्रीम चलती है। ध्यान से समझना, ये 24 किलोमीटर है, मोटरबोट यहां से चलना शुरू हुई। ध्यान दो, तो मोटरबोट जब यहां से चलेगी और पानी मान लो इधर ही चल रहा है, तो मोटर तो ये है, मोटरबोट ये है और ये वाटर है। ये मोटरबोट है और ये वाटर है। तो ये 24 इधर जाएगी, मोटरबोट तो 18 की स्पीड से जा रही है और ये x से जा रहा है। जब दोनों सेम साइड में जाएंगे तो मोटरबोट की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? रिलेटिव स्पीड ये आ गई आपकी 18 प्लस x और डिस्टेंस कितनी है? ये आ गई 24। तो टाइम कितना लगा? टाइम लग गया डिस्टेंस बाय स्पीड। ये केवल और केवल बात कर रहे हैं डाउन स्ट्रीम की। अब अप स्ट्रीम की और निकालनी है। अप स्ट्रीम की जब आप निकालोगे, अप स्ट्रीम में आपके पास ये रिलेटिव स्पीड 18 माइनस x हो जाएगी। अभी आप केवल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम खत्म होने वाला है, अगली क्लास में हम करेंगे इसको कवर। इसको एक बार देख लेना, अच्छे से समझ लेना, डायग्राम बनाया करना चाहो डाउन स्ट्रीम और निकालना, दोनों टाइम का डिफरेंस 1 आवर आ जाएगा। मोबाइल को दूर से पढ़ा करो, ज्यादा पास से देखोगे आंखें खराब हो जाएंगी। चश्मा एक बार ही लगता है, फिर नंबर ही बढ़ता है बस। आया समझ में? और चश्मे के नंबर बढ़ना शुरू हो गए, फिर आपको छोटी मोटी जॉब मिलेगी, बड़ी जॉब करनी है। और बड़ी जॉब कब करोगे? जब बड़े हो जाओगे। अभी आप बच्चे हो, थोड़ा केयरफुल रहो। ठीक है बेटा, बाय। आज की क्लास इतनी